इस कहानी के कुछ एक पात्र काल्पनिक हैं, घटनाओं की प्रेरणा वास्तविक है, पात्र प्रेरित नहीं हैं। वे चिंतित हैं, प्रेरित हो जाना चाहते हैं, लेकिन अब मोटिवेशन ही मृतप्राय है। किरदार साथी की तलाश में हैं, साथी जो सफर का हो, संचार का नहीं। एक स्कॉटिश पत्रकार हुए इयान जैक 1984 के साल में साहब भारत के सूबा बिहार पहुंचे। जैक एक लेखक और पत्रकार की जड़ें तलाश रहे थे। उनके पास बस इतनी भर जानकारी थी कि लेखक के पिता गुलाम भारत में एक अंग्रेज अधिकारी थे, अफीम विभाग में काम करते थे और जहां लेखक जन्मा वहां अफीम का गोदाम था। पता करते करते जैक मोतिहारी पहुंचे, स्थानीय लोगों से बातचीत की, जिले के अधिकारियों से पूछा ताछा। मोतिहारी के लोगों को उस लेखक के बारे में कम ही जानकारी थी। उन्हें पता ही नहीं था कि जिस ग्राउंड में वो टहल रहे थे, बैठकी जमा रहे थे, जहां बच्चे क्रिकेट और गिल्ली डंडा खेल रहे थे, वहीं उस दिग्गज लेखक का घर है। वो घर जो सुअर, बकरियों और अंधेरे वक्त में इंसानों के लिए शौचालय बन चुका था। खैर, यान जैक को जितनी भी जानकारी मिली, उसी के साथ उन्होंने रिपोर्ट फाइल की। अगले दिन संडे टाइम्स अखबार में रिपोर्ट छपी। टाइटल था इन सर्च ऑफ अ जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल मोतिहारी के एक बुजुर्ग का उच्चारण था जिसे यान जैक ने छाप दिया था। असल में उस लेखक का नाम है जॉर्ज ऑरवेल। वही ऑरवेल जिसने एनिमल फार्म जैसा मारक पॉलिटिकल नॉवेल लिखा, ऐसा उपन्यास जिसने बोल्शेविक क्रांति पर बड़े गंभीर सवाल उठाए। क्रांति क्या है और उसका हासिल क्या है, ये सवाल पूछा तो कई बार गया था, लेकिन ऑरवेल इन सवालों को आम लोगों तक लेकर गए, एक परिकथा की भाषा। ये बात और है कि इसे सोवियत क्रांति पर हिट जॉब की तरह भी देखा गया, लेकिन फिर ऑरवेल ने एक ही किताब तो नहीं लिखी थी। एक और किताब है 1984। मजेदार बात यह है कि भाई ने यह किताब 1948 में लिखी थी, यानी लगभग 3.5 दशक आगे की कहानी। ये एक दुनिया की कल्पना है, ऐसी दुनिया जिसमें हम आप शायद रह रहे हैं, जहां बिग ब्रदर इज वॉचिंग अस। ऑरवेलियन स्टेट में एक ही पार्टी का राज है, पार्टी के अपने कायदे कानून हैं और वो सिर्फ शासन व्यवस्था तक सीमित नहीं है, वो नागरिकों की जिंदगी में दाखिल होना चाहती है। ये दखल बढ़ते बढ़ते नागरिकों को कुचल चुका है, लेकिन उन्हें आह भरने का न हक है न फुर्सत। भाषा भी नहीं है। पार्टी की बनाई अपनी एक डिक्शनरी है, नाम है न्यू स्पीक। लोग न्यू स्पीक में ही बात कर सकते हैं, जहां एक अनवरत लड़ाई में उलझे विभाग का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ पीस और लोगों पर पाबंदियां लगाने वाले विभाग का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ लव। बिग ब्रदर की दुनिया में मर्द और औरत का करीब आना गुनाह है। प्यार ताले में बंद है, उसके जिक्र भर से थॉट पुलिस चली आती है, ख्याल पर भी पहरा है। बिग ब्रदर को लोगों की ऐसी फिक्र है कि वो हर वक्त उन्हें देखता रहता है। गली, चौक, चौराहे पर कैमरे लगे हैं, लाउडस्पीकर पर बिग ब्रदर की आवाज सुनाई देती है। बंद दरवाजों के भीतर प्यार न पनप जाए, इसलिए हर कमरे में बिग ब्रदर की तस्वीर है जिसके अंदर कैमरा लगा हुआ है। तकनीक तानाशाहों को कैसी ताकत बख्श सकती है, उसका शानदार नमूना। हर चीज को मैनेज करने के लिए मंत्रालय बनाया गया है, जैसे द मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ न्यूज, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन और फाइन आर्ट्स को कंट्रोल करता है। द मिनिस्ट्री ऑफ पीस युद्ध की जिम्मेदारी संभालता है। द मिनिस्ट्री ऑफ लव लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है। द मिनिस्ट्री ऑफ प्लेंटी आर्थिक मामलों की देखरेख करता है। ये जिस साल की बात है, उसके 25 साल बाद दुनिया में व्हाट्सएप का इजाद हुआ। लोग फोन से चैटिंग करने लगे, पहले सिर्फ बात होती थी, तो पार्टी के पास व्यवस्था थी कि वो माइक्रोफोन के जरिए बातचीत सुन सके। व्हाट्सएप आने के बाद पार्टी ने क्या किया होगा? जॉर्ज ऑरवेल रहे नहीं जो ये बता सकें कि ऑरवेलियन स्टेट में पार्टी के पास व्हाट्सएप चैट्स का तोड़ क्या है। अंदाजा ही लगाया जा सकता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को काम पर लगाया गया होगा। कहा गया होगा कि एक ऐसा ऐप बनाओ जो फोन खरीदने के साथ ही इंस्टॉल होकर आए और जिसे डिलीट ना किया जा सके। इसी ऐप से फोन की हर गतिविधि पर नजर रखा जाता होगा, व्हाट्सएप चैट से लेकर ब्राउजर हिस्ट्री तक। लेकिन सवाल है कि ऐसी किसी दुनिया की कल्पना ऑरवेल ने क्यों और कैसे कर ली थी, और क्या हम वैसी ही दुनिया नहीं देख रहे? शुरू में ही बताया, ऑरवेल के पिता रिचर्ड ब्लेयर अंग्रेज अफसर थे, मोतिहारी में पोस्टेड थे। वहीं 1903 में ऑरवेल का जन्म हुआ। 1 साल की उम्र में उनकी मां उन्हें अपने साथ लेते गई इंग्लैंड, जहां उनकी पढ़ाई लिखाई हुई। जून 1922 में उन्होंने इंडियन इंपीरियल सर्विस की परीक्षा दी, पास हो गए, भर्ती हुए बर्मा डिवीजन में, जिसे अब म्यांमार कहते हैं, बतौर असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट।
5 साल बर्मा पुलिस में अपनी सेवाएं देने के बाद ऑरवेल ने इस्तीफा सौंप दिया। मेडिकल सर्टिफिकेट लगाकर इस्तीफा दिया था। बताइए, ये सब टेक्निक लोग तब भी इस्तेमाल कर रहे थे कि मेडिकल दे के इस्तीफा ले लो। खैर, इस्तीफा देने के बाद वो कभी मास्टरी कर रहे थे तो कभी कुछ नहीं कर रहे थे। बेरोजगार, बेगारी के दिनों में उन्होंने कुछ समय पेरिस के गरीब इलाकों में बिताया, फ्रेंच होटलों और रेस्टोरेंट में बर्तन धोने का काम किया, लंदन के मजदूरों के साथ भी रहे। ये वो काम थे जो उन्हें विचारधारा के उस कोले में ले जा रहे थे जहां वो बतौर लेखक खड़े दिखते हैं। लेकिन बीच में आया 1939 का साल, दूसरा विश्व युद्ध शुरू होता है। ऑरवेल ने इंग्लैंड की सेना में भर्ती होने की कोशिश की, लेकिन उन्हें योग्य नहीं माना गया। तब जागा उनके भीतर का पत्रकार। बीबीसी की इंडियन सर्विस उन्होंने ज्वाइन की, कानपुर से भी रिपोर्टिंग की। बाद के दिनों में वे लेफ्ट विंग समाजवादी द ट्रिब्यून के साहित्यिक संपादक बन गए। ये सीवी टाइप जानकारी हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि यहाँ आपको उनके वैचारिक डॉट्स मिलेंगे। जब ये डॉट्स तैयार हो रहे थे तब तक रूस की क्रांति हो चुकी थी। रूस में साम्यवादी व्यवस्था बन चुकी थी। जोसेफ स्टालिन का शासनकाल चल रहा था। लेकिन जो बात जॉर्ज ऑरवेल को चुभी वो ये कि रूस की क्रांति जिस उम्मीद की लौ बनी थी उस पर पानी फिर गया, और पानी फेंका था स्टालिन ने। ऑरवेल को लगता था कि स्टालिन ने क्रांति के नाम पर धोखा किया है। साम्यवादी शासन में भी ऑरवेल रूस में एक सुअर बाड़े की सी हालत देख रहे थे, जिसका नतीजा था कि उन्होंने एनिमल फार्म लिखी, जो कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था पर लिखी गई एक धारदार टिप्पणी है जो उस वादा खिलाफी की धज्जियां उड़ाती है जो स्टालिन ने की थी। बेसिकली एनिमल फार्म में एक ऐसे देश की कल्पना है जहां सुअर राज करते हैं, सुअरों का ही शासन है। सुअर इंसान से नफरत करते हैं, लेकिन एक समय के बाद सुअर और इंसान के बीच का भेद खत्म हो जाता है, दोनों एक हो जाते हैं। ऑरवेल इस कहानी के अंत में लिखते हैं, कई आवाजें गुस्से में चिल्ला रही थीं और सभी आवाजें एक सी लग रही थीं। कोई सवाल नहीं कर रहा था कि सुअरों के चेहरों को अब क्या हो गया था। फार्म हाउस के बाहर खड़े प्राणी कभी सुअरों को देखते, कभी इंसानों को, फिर इंसानों से लगने वाले सुअरों को। लेकिन अब यह कहना असंभव हो चुका था कि कौन सा चेहरा किसका है। स्टालिनवाद पर कलमिया हमले के बाद ऑरवेल ने 1984 लिखी। 1984 किताब छपी थी 1948 में, यानी आगे का वक्त दर्ज किया। ऑरवेल ने इमेजिन किया कि आने वाला दौर कैसा होगा। उसकी झलक आपको इस वीडियो में कुछ देर पहले ही दिखी, दोहराएंगे नहीं। यहाँ बात समेटते हुए ये समझिए कि ऑरवेल किसी भी तरह के अधिनायकवाद और साम्राज्यवाद के खिलाफ लिख रहे थे। लेकिन कितना दिलचस्प है कि एक लेखक ये सोचता है कि 20-30 साल बाद दुनिया कैसी होगी, वो लिखता भी है और दुनिया वैसी ही दिखने लगती है। नहीं दिखती है क्या आपको? यही तो दूसरा सवाल है जिसे हमें डील करना है। कहानी अब बदल चुकी है और इसका मुख्य किरदार है फोन। आप कब, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब जानकारी आपके फोन के पास है। आप अपने दोस्त, प्रेमिका, घर वालों से बात कर रहे होते हैं, डिस्कस हो रहा होता है कि फलाने की शादी के लिए कौन सी सदरी ली जाए। अगले पल फोन खोलते ही गूगल क्रोम से लेकर इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब तक सदरी का ऐड आने लगता है। आप अपने पार्टनर से कहते हैं कुछ खाने का मन हो रहा, इतने में फोन पर स्विगी, जोमेटो का नोटिफिकेशन पॉपअप होने लगता है। ये क्या है जो हमारी बातों को सुन ले रहा है? हम फोन से अपने जूते की फोटो क्लिक कर रहे होते हैं तो जूते की ही ऐड क्यों दिखने लगते हैं? यानी हमारे कमर के ठीक नीचे, अमूमन दाहिने पैर के ऊपरी हिस्से से आलिंगन कर रहा ये यंत्र ही जासूसी कर रहा है। फोन कहते हैं इसको, जिसमें कैमरा है, माइक है, वो देख रहा है, सुन रहा है, लेकिन क्या खुद से ही, या कोई है जो ये करवा रहा है? मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक में मास सर्विलांसिंग हो रही है, यानी पब्लिक की हर एक्टिविटी पर नजर रखी जा रही है। क्यों? आप बताइएगा। कैसे? ये हम बता देते हैं। फोन के जरिए, इंटरनेट के जरिए। पेगासस स्पाईवेयर का नाम तो याद ही होगा आपको, जिसे लेकर भारत में खूब हंगामा मचा। आरोप लगे थे कि केंद्र सरकार विपक्षी नेताओं और पत्रकारों पर पेगासस के जरिए नजर रख रही है। पेगासस नाम का सॉफ्टवेयर बनाया था इजरायली फर्म NSO ग्रुप ने, बेची गई अलग अलग देशों की सरकार को। लेकिन 2021 में ये आरोप लगे कि कई देश की सरकारें अपने विपक्षियों और पत्रकारों के फोन में पेगासस के जरिए जासूसी कर रही हैं। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। यही संदर्भ था कि संचार साथी पर ऐसे लोगों ने भी आपत्ति ली जो प्रायः सरकार के हर काम को सही बता देते हैं कि किया है तो कुछ सोच के ही किया होगा। क्या है संचार साथी ऐप? यह ऐप पहली बार 2023 में एक पोर्टल के रूप में शुरू किया गया ताकि साइबर क्राइम पर लगाम लगाई जा सके। यूजर्स को उनके नाम पर रजिस्टर्ड सिम कार्ड की पहचान करने और फोन चोरी होने पर उसे डीएक्टिवेट किया जा सके।
फिर इसे एक ऐप की तरह डेवलप किया जाता है। भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन बीते नवंबर एक निर्देश जारी करती है स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों को। कहा गया कि मार्च 2026 से बेचे जाने वाले हर मोबाइल फोन में संचार साथी ऐप को प्री इंस्टॉल करना होगा। साथ ही एक शर्त कि ये ऐप डिसेबल या डिलीट नहीं किया जा सकेगा। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाया, आरोप लगाया कि सरकार इस ऐप के जरिए निजता का हनन करने की कोशिश कर रही है। हंगामा उठा तो केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान आया। सिंधिया ने कहा, अगर आप इस ऐप का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो रजिस्टर मत करो और डिलीट करना है तो डिलीट कर लो। विभाग की ओर से भी सफाई आई। कहा गया, संचार साथी ऐप को आप जब चाहें डिलीट कर सकते हैं। यह आपके फोन में किसी भी दूसरे ऐप की तरह ही है। इसे अनइंस्टॉल करने का पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है। आप अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी इसे हटाने का फैसला ले सकते हैं। इसी के साथ संचार साथी ऐप की कहानी का पट्टाक्षेप हुआ। कम से कम कुछ दिनों, हफ्तों या महीनों के लिए सरकार खाना ही चाहेगी तो अब इसे ठंडा करके खाएगी। लेकिन पीआईबी की सूचना और सिंधिया के बयान के बीच जो कुछ घंटों की बेचैनी थी, उसमें ऑरवेल की किताब के पन्ने पलट ही लिए गए। ऑरवेलियन स्टेट में जिस सरकार की कल्पना की गई उसमें 4 मंत्रालय थे। द मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ, मिनी ट्रूथ, द मिनिस्ट्री ऑफ पीस, मिनी पैक्स, द मिनिस्ट्री ऑफ लव, मिनी लव, द मिनिस्ट्री ऑफ प्लेंटी, मिनी प्लेंटी। ऑरवेल की दुनिया अब आगे बढ़ चुकी है। पुराने भवन ढहा दिए गए हैं, नई इमारतें खड़ी हैं। इन इमारतों के समुच्चय को कॉरिडोर का नाम मिला है। कॉरिडोर में ही 5वें मंत्रालय का दफ्तर खुला है, जिसके दरवाजे पर बिग ब्रदर की हंसती हुई बड़ी सी तस्वीर लगी है, जिसके साथ छोटे फॉन्ट में मिनिस्ट्री का नाम लिखा है, द मिनिस्ट्री ऑफ मॉनिटरिंग। पार्टी की डिक्शनरी में इसका शॉर्ट नेम मिनीरिंग है। हुक लाइन अब बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू के साथ बिग ब्रदर इज रीडिंग योर चैट्स भी है। याद रखिए, पार्टी का नारा है वॉर इज पीस, युद्ध शांति है, फ्रीडम इज स्लेवरी, स्वतंत्रता गुलामी है, इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ, अज्ञानता ताकत है। लेकिन 2025 के हिसाब से ये अधूरा है। इसमें जोड़िए ब्रीचिंग इज प्राइवेसी। कैलेंडर में साल बदलते रह सकते हैं, लेकिन आज नहीं कल हमें 1984 में लौटना ही है। ऑरवेल की किताब में जो दुनिया बयान की गई है, हमें रहना उसी में है या हम उसी में रहने लगे हैं, बस हमें अंदाजा शायद नहीं हुआ है। इस दुनिया की कहानी आपके लिए लिखी थी अपर ने ही। इसमें कुछ काट छांट की है निखिल ने। इसे कैमरे पर दर्ज किया है इरशाद ने। उनकी मदद अभिषेक ने की। शुक्रिया।